नमस्कार मंडळी, आपला महाराष्ट्र या कार्यक्रमामध्ये आपणा सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत करते। मंडळी, आपल्या या कार्यक्रमामध्ये आपण महाराष्ट्रातील विविध भागातील आणि तेथील विशेषत्वांचं नेहमीच अवलोकन करत असतो। महाराष्ट्राला मुळातच ऐतिहासिक वारसा लाभलेला आहे आणि त्यातच निसर्गाने देखील त्याचं निसर्ग वैभव चक्क उधळलेलं आहे। याच निसर्ग वैभवाला एकत्रित करून निसर्गप्रेमी लोकांकरिता एक हक्काची जागा निर्माण केलेली आहे, ती म्हणजे बाळासाहेब ठाकरे गोरेवाडा आंतरराष्ट्रीय प्राणी उद्यान। ही नागपूर शहर भारताचं केंद्रबिंदू आणि महाराष्ट्राची हिवाळी राजधानी। ताडोबा, नवेगाव, नागझिरा, बोर, उमरेड, कराडला, मेळघाट यासारखे अनेक व्याघ्र प्रकल्प जोडणारे प्रमुख शहर असल्याने नागपूरला भारताची व्याघ्र राजधानी घोषित केलं आहे। ब्रिटिशांनी नागपूर शहराच्या पिण्याच्या पाण्याची सोय करण्याकरिता 1908 साली एका ओढ्याला बांध घालून एका तलावाची निर्मिती केली। या तलावाभोवतीच्या नैसर्गिक जंगलामुळे या तलावाचं आपसुकच संरक्षण होऊन तलावात जाणाऱ्या मातीचं नियंत्रण होत होतं। या तलावाशेजारील जंगलात येथील शांत आणि समृद्ध निसर्गाचा आनंद घेण्यासाठी ब्रिटिश अधिकारी उन्हाळ्यात मुक्काम करत असत। त्यासाठी त्यांनी एक वाडा येथे बांधला। गोरे अधिकारी राहतात तो वाड्याचा परिसर म्हणून स्थानिक लोकांनी या जागेला गोरेवाडा असे नामकरण केले, जे आजही वापरले जाते। बाळासाहेब ठाकरे गोरेवाडा आंतरराष्ट्रीय प्राणी उद्यान नागपूर येथील महाराष्ट्र वनविकास महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालकांच्या अखत्यारीत येत असून येथे आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या सफारी व इतर अनुषंगिक सुविधा उपलब्ध करून देण्याची कार्यवाही सुरू झाली आहे। जवळपास 1914 हेक्टर वनक्षेत्रावर हे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचं प्राणी उद्यान साकारण्यात आलेलं आहे। नागपूर शहराच्या मध्यापासून गोरेवाडा हे ठिकाण फक्त 6 किलोमीटर अंतरावर आहे। सिंगापूरच्या धर्तीवर या प्रकल्पाची उभारणी करण्यात आलेली आहे। आदिवासी संस्कृतीचं दर्शन जसं घडतं तसं दर्शन या प्रकल्पाच्या माध्यमातून जागतिक पर्यटकांना घडविले जाईल, अशा प्रकारचे गोंडवाना थीम पार्क उभारला जाणार आहे। या प्राणी उद्यानात इंडियन सफारी अंतर्गत एंट्रन्स प्लाझा, व्याघ्र सफारी, बिबट सफारी, अस्वल सफारी, तृणभक्षी प्राणी सफारी कार्यान्वित करण्यासाठी प्राण्यांचं स्थलांतरण सुद्धा करण्यात आलेलं आहे। वन्यजीव संवर्धन संशोधन व शिक्षण तसेच वन्यजीवांचे पुनर्वसन या आंतरराष्ट्रीय उद्यानात निर्माण करण्यात येत आहे। हा प्रकल्प नागपूर शहराला लागून असल्याने या प्रकल्पामुळे या भागात निसर्ग पर्यटनाला चालना मिळेल व रोजगाराच्या संधी सुद्धा उपलब्ध होतील। ध्येय सदा सवितृमंडल मध्यवर्ती नारायण सरसिजा सनसन्निविष्ठा केयूरवाण मकरकुंडलवाण किरीठी हारी हिरण्मय वपुर धृतशंख चक्रहा
लहानपणी प्रत्येकाने जर सूर्यनमस्कार घातले असतील तर हा श्लोक मात्र आज आठवला असेल आपल्या लहानपणीची आठवण करून देण्याकरिता। मंडळी, एक सूर्यनमस्कार जरी घातला तरी संपूर्ण शरीराचा व्यायाम होत असतो आणि याचंच महत्त्व आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पटवून देण्याकरिता नुकताच संपूर्ण राज्य स्तरावर आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चक्क 75 कोटी सूर्यनमस्कार घालण्याचा मानस नुकताच पूर्ण करण्यात आलेला आहे। 6 फेब्रुवारी रोजी नागपूरला देखील राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठ तसेच क्रीडा भारती आणि विविध क्रीडा संस्थांच्या संयुक्त विद्यमाने नागपूरमधील विविध चौरस्त्यांवर आणि विविध उद्यानांमध्ये सामूहिक सूर्यनमस्काराचं आयोजन करण्यात आलं होतं। बघूया याची काही क्षणचित्रे। देवाय नमः। 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 नागपूर विद्यापीठ आणि क्रीडा भारती यांच्या संयुक्त विद्यमाने हे आयोजन होते आहे। देशाला स्वातंत्र्य मिळून 75 वर्ष झाले आहेत। त्यानिमित्ताने पूर्ण जगभर ज्या ज्या ठिकाणी भारतीय आहेत ते सर्व लोक 75 कोटी सूर्यनमस्कार टाकणार आहेत आणि उद्या त्याचं समापन होत आहे। पण आज रविवारचा दिवस आहे म्हणून शहरामध्ये, नागपूर शहरामध्ये आणि एकंदरीत पूर्ण जिल्ह्यामध्ये प्रत्येक वेगवेगळ्या चौकामध्ये मोठे मोठे कार्यक्रम आपण आयोजित करतो आहे। रोज आम्ही 1 ते 7 फरवरीपर्यंत सूर्यनमस्कार टाकलेत, परंतु ते सगळे सूर्यनमस्कार मैदानावर टाकलेत किंवा ज्या ज्या ठिकाणी खेळाची प्रॅक्टिस सुरू असते त्या ठिकाणी टाकले आहेत। आज आम्ही पूर्ण नागपूर शहरभर ज्या ज्या ठिकाणी मैदान आहेत त्याच्या समोरचा भाग, रस्ता जो असेल, चौक असेल किंवा महापुरुषांचे पुतळे असतील त्याच्यासमोर आम्ही करतो आहे। ही विद्यापीठाची वास्तू आहे, 100 वर्ष जुनी आहे आणि विद्यापीठाला या 4 ऑगस्टला 100 वर्ष पूर्ण होतात आहे, म्हणजे शताब्दी वर्ष विद्यापीठाचं होत आहे। त्यानिमित्ताने या वास्तूसमोर हे विद्यापीठाच्या कराटे सेंटरचे विद्यार्थी आहेत, जे विद्यापीठाचं प्रशिक्षण केंद्र चालतं कराटेचं, तिथे सराव करणारे सगळे विद्यार्थी आहेत। याच्यात काही विश्वविक्रम करणारे पण खेळाडू आहेत की ज्यांनी कराटेमध्ये राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांमध्ये सहभाग नोंदवलेला आहे। या सगळ्यांनी सूर्यनमस्कार करणं हे मला वाटतं की खूप आजच्या दिवशी महत्त्वाचं आहे आणि विशेष रूपाने देशामध्ये सुदृढ आणि समर्थ भारत हा संदेश पोहोचवायचा आहे, एक भारत श्रेष्ठ भारत हा संदेश पोहोचवायचा आहे। त्यानिमित्ताने देशातला युवक हा फिजिकली, मेंटली, इमोशनली फिट व्हायला पाहिजे आणि त्याच्यासाठी जे खेळाडू आहेत त्यांनी आणि जे खेळाडू नाही आहेत त्यांनीसुद्धा रोज सूर्यनमस्कार टाकावेत। सगळ्यात साधा, सोपा, सर्वांग सुंदर व्यायाम सगळ्यांना करता येऊ शकणारा असा हा सूर्यनमस्काराचा व्यायाम प्रकार आहे आणि तो प्रौढांपासून तर बालकांपर्यंत सगळ्यांनी करावा अशी आहे आणि एक चळवळ व्हावी। सूर्यनमस्कार आणि योग हे 2 विषय जगाला शारीरिक शिक्षण किंवा स्पोर्ट्सच्या क्षेत्रामध्ये भारताने दिलेली देणगी आहे आणि त्याचं एक उद्घोष, त्याचं एक प्रतिबिंब आजच्या निमित्ताने इकडे दिसत आहे। हम जो सूर्य नमस्कार जो मंत्र बोल रहे हैं, तो मंत्र के साथ जो हमारी वाइब्रेशन जो जारी है, शायद हमारे सूर्यदेव से ये तमन्ना है कि जो कोरोना जो महामारी फैली हमारे पूरे देश में, ये सूर्य नमस्कार जब से शायद पूरी जो कोरोना पूरा दुनिया जब हट जाए, वही हमारी सूर्यदेव से प्रार्थना है। पूरा नीचे झुकना है, पूरा नीचे, पूरा नीचे। 3 3 4 देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। याप्रमाणेच भारताच्या स्वातंत्र्याला 75 वर्ष पूर्ण होतात आहे आणि आपलं देखील काहीतरी देण्याची आपली वृत्ती असावी। प्रत्येकाला आपण काही ना काही गिफ्ट आपल्या स्वरूपात देत असतो वाढदिवस म्हटला की, आणि त्यानिमित्ताने
आपण क्रीडा भारती आणि राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठ यांच्या संयुक्त विद्यमाने 75 कोटी सूर्यनमस्कार घालण्याचं आवाहन आपण केलेलं होतं आणि त्या दृष्टीने नागपुरातील खेलो इंडिया सेंटरचे विद्यापीठामार्फत चालणारं जे खेलो इंडिया सेंटर आहे त्यातील ही मुलं या ठिकाणी सूर्यनमस्कार घालतात आहे. सूर्यनमस्कार हा असा एक व्यायाम आहे की ज्याने पूर्ण सर्वांगाला डेव्हलपमेंटला सूर्यनमस्कार कामी पडतो. सूर्यनमस्कारमुळे पूर्ण मसल्स बॉडीचे फ्रॉम द टो टू हेड सगळे मसल्स तुमचे पॉवर वाढत जाते मसल्सची आणि प्रत्येक गेमसाठी हा सूर्यनमस्कार खूपच उपयोगी आहे. सूर्यनमस्कार घालणं हा काही केवळ व्यायाम प्रकार म्हणून नाही आहे, तर सूर्यनमस्कार एक साधना पण आहे. सूर्यनमस्कार म्हणजे भारताच्या सनातनत्वावर विश्वास आणि दृढ विश्वास आणि एक जन एक कृती अशा प्रकारचं हे संपूर्ण देशामध्ये दिसावं, हा संपूर्ण भारत एक आहे हे आझादी के अमृत महोत्सव या सगळ्या याच्यावर प्रगट व्हावं याच्यासाठी म्हणून हा काही मनीषींनी आपल्या देशातला मांडलेला उपक्रम आहे. त्याला क्रीडा भारतींनी उचललं. क्रीडा भारती दरवर्षीच रथसप्तमीला देशभर सूर्यनमस्काराचे उपक्रम करत असते, परंतु यावर्षी सगळ्या विविध संघटनांना आम्ही सोबतीला घेतला आहे. आमची मातृसंस्था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने शाखांमधून आणि विविध आपल्या संपर्कातल्या सगळ्या संघटनांच्या माध्यमातून सगळ्या कार्यकर्त्यांना आवाहन केलं आणि हजार नाही लाख कार्यकर्ते जे आहेत हे सूर्यनमस्कार घालतात आहेत. आजही विविध ठिकाणी नागपुरात सुद्धा आणि संपूर्ण भारतामध्ये विभिन्न कार्यक्रम होतात आहेत. ईश्वरी पांडे ही 1 तास आज पाण्यावर मत्स्यासन करणार. आमचे वरिष्ठ आता वेळ झालेली आहे एका छोट्याशा विश्रांतीची. विश्रांतीनंतर पुन्हा बघूया आपला महाराष्ट्र. विश्रांतीनंतर पुन्हा एकदा आपणा सर्वांचं स्वागत. मंडळी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आणि यांच्यासारख्या विविध शास्त्रज्ञांनी भारताची वैज्ञानिक बाजू आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अगदी भक्कम करून ठेवलेली आहे. ज्यांना आकाशाला गवसणी घालायची असते ते ऊन वारा पाऊस यापैकी कशाचीही तमा बाळगत नाही. आता बघा ना, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर घेतला जाणारा अपूर्व विज्ञान मेळा यामध्ये नागपूर येथील सुरेंद्रगड हिंदी हायस्कूल महानगरपालिका नागपूर येथील विद्यार्थ्यांनी उत्कृष्ट कामगिरी बजावली आणि पुरस्कार देखील पटकावला. यामध्ये त्यांना साथ मिळाली ती म्हणजे त्यांच्या शिक्षकांची. त्यांच्या या संपूर्ण प्रवासाबद्दल जाणून घेऊया त्यांच्याचकडनं. सैटेलाइट का नाम सुनते ही हमें मतलब लगा नहीं था कि हम आगे कुछ कर पाएंगे या नहीं कर, लेकिन हमारी स्कूल की टीचर्स ने और जिन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया था उन्होंने हमारी बहुत हेल्प की और बहुत सपोर्ट किया कि हर चीज़ को करने की कोशिश करना चाहिए, कभी भी हार नहीं मानना चाहिए. तो इसके लिए सैटेलाइट बनाने के लिए ग्रुप्स बनाए गए. सारा भाई SJI वर्ल्ड रिकॉर्ड और नागपुर के ग्रुप, जिसमें हमें ऑनलाइन सेशन में क्लासेस के ज़रिए बताया गया कि सैटेलाइट कैसे बनाए जाते हैं. उसके बाद फिर हमारा एक दिन वर्कशॉप हुआ नागपुर में, जहाँ पे हमें असेंबल करना था सैटेलाइट्स. तो उसके बाद हमने सैटेलाइट्स बनाए और इस सैटेलाइट्स में हमने GPS ट्रैकर सिस्टम, लाइव कैमरा और अलग अलग सेंसर्स भी लगाए थे. और इस इवेंट में पूरे डिस्ट्रिक्ट के 1000 स्टूडेंट्स थे और 100 सैटेलाइट्स बनाए गए थे.
हर एक सैटेलाइट्स में अलग अलग सेंसर्स लगाए गए थे, जो कि मतलब ऊपर जाके हर एक एटमॉस्फेयर के कॉस्मिक रेस कैसी है, एटमॉस्फेरिक वहाँ का जानकारी लेके आए। और फिर नीचे 35,000 से लेके 38,000 में ब्लास्ट हो जाएगा और वो पैराशूट की मदद से नीचे आएगा। और फिर उसको साइंटिस्ट के लिए रिसर्च के लिए दिया जाएगा कि वहाँ पे मतलब हमने क्या ऊपर जाके जो हमने सेंसस लगा के जो भेजे थे वहाँ पे क्या हुआ, कौन सा कॉस्मिक रेज में क्या हो रहा है, एटमॉस्फेयर में हमारे क्या हो रहा है, और जो हमने सीड्स भेजे थे उसमें क्या इफ़ेक्ट हुआ, वो सब। ये इवेंट ऐसा था कि मतलब इसमें रिकॉर्ड्स बनने वाला था पूरी इंडिया में, मतलब पूरे वर्ल्ड में ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं था कि सबसे छोटे सैटेलाइट्स दुनिया के 2 सेंटीमीटर्स के होने वाले थे और इनका नाम फेम्टो सैटेलाइट्स था। और पेलोड्स क्यूब क्योंकि बहुत छोटे थे, 1000 स्टूडेंट्स मिलके 100 पेलोड्स बनाने वाले थे। ऐसा पहली बार हुआ था। इसके 5 रिकॉर्ड्स भी हुए थे। एशिया वर्ल्ड रिकॉर्ड हुआ था और इंडिया वर्ल्ड रिकॉर्ड हुआ था और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ बुक में भी आया था। ये सैटेलाइट्स हम लोगों ने खुद बनाया था हाथों में, मतलब अपने हाथों से बनाया था स्टूडेंट्स ने ऐसा, इसीलिए इसके बहुत सारे वो बने। और इसे हमने यहीं पे नागपुर में ही बनाया था। फिर उसके बाद इसको लॉन्चिंग के लिए रामेश्वरम में स्पॉट किया हुआ था। तो वहाँ पे जाने के लिए ऐसा था कि अपने से जाओ, तो हम लोग भी गए थे। हमारी टीचर हम लोगों को सपोर्ट किया, तो हमारी टीचर ने हमें दोनों को लेके गया, दिखाया कि मतलब ये भी देखना ज़रूरी है कि कैसे हम लोगों ने जो किया है वो कैसे जा रहा है। तो हम लोग रामेश्वरम भी गए थे और 7 फरवरी को लॉन्चिंग थी और हम लोगों ने लॉन्चिंग भी की उसकी, और 2 दिन इवेंट वहाँ पे भी इवेंट्स हुए थे, तो हम लोगों ने वो भी किया। जब मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे अपूर्व विज्ञान मेला जाने का अवसर मिला। वहाँ पे हम भले ही एक्सपेरिमेंट करते थे, लेकिन हमें वहाँ पे और बहुत सारी चीज़ें देखने को भी मिला, एक्सपेरिमेंट्स और बहुत सारी चीज़ें जानने को मिला। एक्सियल फाउंडेशन महापरिदर्शक एक कंपटीशन में गए थे। वहाँ पे हमारे 2 मॉडल थे। एक था आइज फॉर ब्लाइंड हेल्पिंग आइज फॉर ब्लाइंड, जिसमें हम जो हमारे नेत्रहीन भाई बहन हैं उनकी हम कैसे मदद कर सकते पढ़ने में, चलने में। तो इस पे हमारा एक मॉडल था। आज मैं अपने स्कूल के बारे में बताना चाहती हूँ। मेरी स्कूल छोटी सी है पर बहुत अच्छी है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, लॉकडाउन में ऑनलाइन क्लासेस होती थी। अगर हमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझता था तो हमारी टीचर बोलती थी कि 5-5 के ग्रुप में आओ और अपने डाउट्स क्लियर कर लो। हमारे स्कूल में छोटा सा लैब है और जो हमें चैप्टर्स में एक्सपेरिमेंट नहीं समझता वो टीचर हमें एक्सप्लेन करके बताती है। और जब हमें क्लास में चैप्टर्स पढ़ाती है तो हमें बहुत इंटरेस्ट आता है कि साइंस की चीज़ें ऐसे ऐसी तकनीकों से बनाया जाता है। और बहुत सारी हमारे स्कूल में फैसिलिटीज़ हैं और मैं तो अपने स्कूल में बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मैं गव्हर्नमेंट स्कूल में पढ़ती हूँ। आमच्या विद्यार्थ्यांनी APJ कलाममध्ये जे पार्टिसिपेट केलं 7 फरवरीला 2021 मध्ये, प्रतिकूल परिस्थितीमध्येही त्यांनी हा फार मोठा अचीवमेंट केला आणि वर्ल्ड रेकॉर्ड करून शाळेचं नाव ग्रीनिच बुकमध्ये नोंदविलं। त्यामुळे आय एम प्राऊड ऑफ देम। आणि शाळेच्या दीप्तिबिस्ट मॅडम सायन्स विद्यार्थ्यांमध्ये वैज्ञानिक स्किल कसं डेव्हलप करायचं हे त्यांच्याकडून शिकायचं आणि त्यांनी या प्रतिकूल परिस्थितीमध्ये विद्यार्थ्यांमध्ये अद्वितीय असं वैज्ञानिक दृष्टिकोन निर्माण केला आणि आमच्या शाळेचं नाव उंचावलं। ते कुठल्याही परिस्थितीत कुठल्याही इव्हेंट्समध्ये जेव्हा भाग घेतात तेव्हा शाळेचा पहिलाच क्रमांक येईल या जिद्दीने हिरिरीने भाग घेतात आणि आमच्या शाळेचं नाव उंचावतात। आता वेळ झालेली आहे एका छोट्याशा विश्रांतीची। विश्रांतीनंतर पुन्हा बघूया आपला महाराष्ट्र। विश्रांतीनंतर पुन्हा एकदा आपणा सर्वांचं स्वागत। सफ़र करते करते हम यहाँ तक आ पहुँचे कि हमारे बच्चे HCL फाउंडेशन में, आविष्कार फाउंडेशन जो APJ अब्दुल कलाम नागपुर में केडी के विद्यालय चलाता है हमेशा, जिसमें 1100 मॉडल में से हमारे शाला का मॉडल फर्स्ट नंबर पे आया। और ये बताते हुए हमें बहुत प्राउड फील होता है कि नागपुर महानगर पालिका नागपुर के 3 मॉडल्स इंस्पायर में नेशनल लेवल पे जा चुके हैं। वो एक नया इनोवेशन थे। पहला इनोवेशन ये था कि एक ब्रेवरी बैग था। वो ब्रेवरी बैग ऐसा था कि वो बच्ची यदि अपने कंधे से वो बैग निकालती है तो उसमें सेंसर जुड़े हुए थे। उसके साथ कोई भी घटना होती है तो वो सेंसर्स उसकी टीचर के पास, उसके ट्यूशन टीचर के पास, उसके पेरेंट्स के पास, सभी के पास पता लग जाता था कि वो बच्ची कहाँ पे। ये हमने करीबन 5 साल पहले किया था। उसके बाद जो हमारा मॉडल था वो तारामंडल। आमतौर पर हम सोचते हैं कि तारामंडल होगा क्या, लेकिन वो तारामंडल हमने 20 फीट का विद्यार्थियों की मदद से एक
जूस की छतरी में बनाया था, जिसके अंदर हमने 100 LED लगा के कॉन्स्टलेशंस लगाए थे। वो भी हमारा नेशनल लेवल तक प्रोजेक्ट पहुंचा था। फिर हमारा प्रोजेक्ट पहुंचा था एक बहुत ही अच्छा, जो 2016 में पहुंचा था, जिसमें एक 7वीं कक्षा के विद्यार्थी ने ग्रीन स्कूल बनाया था, माई ग्रीन स्कूल। और माई ग्रीन स्कूल में वो सभी फैसिलिटी थी जो एक गवर्नमेंट स्कूल में होने चाहिए। उसमें खिचड़ी कंपोस्टिंग था, उसमें सोलर सिस्टम था, उसमें साउंड सिस्टम था, बहुत सारी ऐसी बातें। अब हमने उस विद्यार्थी को बहुत सारी बातें सिखा के भेजी थी, लेकिन जब जजेस राउंड आया तो उससे पूछा गया, बेटा ठीक है तुमने ये कहा ग्रीन स्कूल, लेकिन मुझे एक क्वेश्चन बताओ, आंसर बताओ कि क्या तुम्हारी स्कूल भी ऐसी है? और इसका जवाब हमने वो विद्यार्थी को नहीं बताया था, लेकिन उस 7वीं क्लास की बच्ची की कल्पना देखिए कि उसने क्या जवाब दिया होगा जूरी को। उसने ये जवाब दिया कि सर हमारी स्कूल तो ऐसी नहीं है, लेकिन भविष्य में भी यदि कोई स्कूलें बने गवर्नमेंट की तो उसमें ये सारी फैसिलिटी होनी चाहिए। उसके बेसिस पे उसको चुना गया। वो कहते हैं ना कि कोशिश कर फल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा, मेहनत कर पौधों में पानी दे, बंजर ज़मीन से भी फल निकलेगा। तो बंजर ज़मीन से जो फल निकालने का काम है वास्तव में शिक्षक ही है। शिक्षकों की पॉजिटिविटी किसी स्कूल के, किसी के विद्यार्थियों को बहुत ऊपर ले जा सकती है। तो हमें सोचना है कि यदि हमको समाज को सुधारना है तो शिक्षा कभी अकेले नहीं आती है। शिक्षा अपने साथ हमेशा स्वास्थ्य और संस्कार को लेके आती है। तो स्वास्थ्य और संस्कार भी देना है किसी विद्यार्थी का, यदि हमको ऑलराउंड डेवलपमेंट करना है। तो जब जजेस क्वेश्चन हुआ, ये सब उनके साथ वार्तालाप हुई, बात हुई, तो मुझे ऐसा लगा टॉप 3 में तो आ ही जाएंगे। लेकिन जब 19 तारीख को रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। एक छोटी सी साधारण सी कॉरपोरेशन स्कूल की टीचर फर्स्ट नंबर यदि लाती है तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने वाकई में अपना काम विद्यार्थियों के लिए जो किया है वो सफलता है। मुझे ऐसा लगता है इन विद्यार्थियों का नाम भी 10वीं में मेरिट में आए। और जब ऑफलाइन शुरू होगा, चैलेंज बहुत थे हमारे लिए। चैलेंज इतने थे कि ऑफलाइन भी काम करना है, ऑनलाइन भी काम करना है। मेरे लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन ये जो काम है ये सिर्फ स्टूडेंट के देख करके स्टूडेंट सेंटर ही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जो भी किया है वो अपने स्कूल के लिए किया है, महानगर पालिका के लिए किया है, और लोगों के ये विचार बदल दिए हैं कि गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे कभी किसी से कम नाही होते। मंडळी, हा होता यावेळीचा आपला महाराष्ट्र। पुढच्या वेळी नवीन विषयासोबत आम्ही आपणा भेटीला येऊच, परंतु आता मात्र मी स्नेहल शिंदे आपणा सर्वांची रजा घेते। भेटूया पुढील भागात, तोपर्यंत नमस्कार।